जीएस फॉर ऑल के इतिहास के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हम इल्तुतमिश को देखते हैं। तो इल्तुतमिश का जैसा अर्थ होता है साम्राज्य का रखवाला, यानी मेंटेनर ऑफ किंगडम। तो यहाँ पे देखिए 1211 से 1236 इसका कालखंड है और इल्तुतमिश को हिंदगीर भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को हिंदगीर भी कहा जाता है क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद साम्राज्य का निर्माण किया। इसने जालौर, रणथंबोर, मंदसौर यानी राजपूताना अधिकांश राज्यों को यह जीत चुका था, जिसके कारण यह हिंद का विजेता यानी हिंदगीर कहलाता है। आपने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु 1210 में हुई थी तो उस समय उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह मात्र 8 महीने तक ही शासन नहीं कर पाया और उसकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इल्बरी तुर्क प्रजाति से वो संबंधित था और शमसी वंश का माना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आते हैं कि वह किस वंश का था, तो शमसी वंश का था। वो कौन सा तुर्क था, तो इल्बरी तुर्क था। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का वह सूबेदार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी परिवर्तित कर वो दिल्ली ले आया था। यद्यपि देखा जाए तो मोहम्मद गोरी के समय ही वह अपनी गुलामी से मुक्त कर दिया गया था। 1206 में इल्तुतमिश को मोहम्मद गोरी ने खोखरों को दबाने के लिए भेजा था, जिसमें वह काफी सफल हो गया था, जिससे प्रसन्न होकर मोहम्मद गोरी ने उसे 1206 में ही गुलाम से मुक्ति दे दी थी। ये आप ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश से जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति ली थी। और ये देखिए डेट दिया हुआ है लूसेंट में 1229 ईस्वी में, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। 1206 में गोरी के गजनी लौटने के बाद पंजाब में जहां देखा जाए तो एक जनजाति के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उस समय उसके साम्राज्य में 3 शक्तिशाली गुलाम थे जो कि उसके शासन की बागडोर संभाल रहे थे। जहां दिल्ली के सत्ता को वह स्वयं में कुतुबुद्दीन ऐबक को देता है, तो वहीं गजनी और पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र पर भी अपने देखा जाए तो गुलाम को ही रखता है, जिसमें पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र पर यानी मतलब सिंध, पंजाब और मुल्तान पर नासरुद्दीन कुबाचा और गजनी का जो प्रशासन है वह ताजुद्दीन एल्दौज को वह सौंपता है। तो लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के ये प्रतिद्वंदी होते हैं और यह दिल्ली सल्तनत यानी इल्तुतमिश के भी प्रतिद्वंदी होते हैं। तो आइए आगे देखिए, तराइन का अब तीसरा युद्ध होता है 1215 1216 में और गजनी के शासक यालदौज, याद कीजिए ताजुद्दीन जो यालदौज एक गुलाम था, यालदीज को इल्तुतमिश ने इसी युद्ध में हराया था। तो ध्यान में रखना है तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था, यालदौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। और यह डेट याद रखिए 1215 या 1216 के करीब हुआ था। अब सिंध और मुल्तान में जो शासक था नासरुद्दीन कुबाचा, उसको भी इल्तुतमिश ने हराया था। ये आप इसको ध्यान रखिएगा, यह इससे प्रश्न बनते हैं। एक विजेता ही नहीं बल्कि एक डिप्लोमेट भी था यानी कूटनीतिक भी था। वह अपने नवोदित दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां से भी बचा लिया था। यदि आप उस समय की परिस्थिति को देखिए तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि मोहम्मद गोरी ने ईरान की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार न करके वह भारत की ओर बढ़ चला था, क्योंकि उस समय ख्वारिज्म के शाह का शक्तिशाली शासन ईरान के क्षेत्र पर था। लेकिन बाद कालक्रम के अनुसार ख्वारिज्म के शाह कमजोर हो गए और यहाँ पर खां के नेतृत्व में तो चंगेज खां ईरान के क्षेत्र पर मांग बर्नी, उस समय अगर देखा जाए तो एक शासक था ख्वारिज्म का जो शाह था वो जलालुद्दीन मांग बर्नी था और वह चंगेज खां ने उसके क्षेत्र पर हमला किया था और उससे बचने के लिए वह इल्तुतमिश से शरण की मांग किया। तो यहाँ पे देखिए चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म ने यानी ईरान के शाह जलालुद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी और चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश ने इस कारण बचा लिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण कुन्हा मस्जिद के
निकट करवाया था, ये दिल्ली में जो स्थित है कुन्हा मस्जिद। इल्तुतमिश की मृत्यु 1206 में हो जाती है और उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो है वह सरदारों के द्वारा उसको शासक बना दिया जाता है। यद्यपि देखा जाए तो इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में काफी ट्रेनिंग दिया था, मतलब उस पर घुड़सवारी या फिर तमाम सैनिक के प्रशिक्षण वह दिया था और वह चाहता था कि उसके बाद उसकी बेटी ही सुल्तान बने, मतलब सुल्ताना के पद पर आए। तो देखिए परिस्थिति ऐसी होती है कि इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1206 में और उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज मां शाह तुर्कान के संरक्षण में वह शासन करता है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक होता है, जिसके कारण जल्द ही तुर्की सरदारों ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया और उसकी पुत्री रजिया बेगम को सुल्ताना का पद दे दिया। तो देखिए शासक, लेकिन अयोग्य होने के कारण तुर्की सरदार रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया को शासिका घोषित कर देते हैं ये सुल्तान। और रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला है जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो यह प्रश्न आता है, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका जिसने सत्ता को संभाला तो वह थी रजिया बेगम। यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ मंगोल के विषय में कुछ जान लीजिए जिससे चंगेज खान संबंधित था। तो मंगोल एक घुमंतु यानी नोमैडिक की जाति होती थी जिसका मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो पशुपालन और घोड़ा पालन में करना था। और यह चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के मूल निवासी थे और यही इसी कबीले में एक तेमुचिन या चंगेज खान नाम से एक व्यक्ति का जन्म होता है 1163 में। और इसने ही एक मध्य, अगर देखा जाए एशिया में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण अगर इसकी उपाधि देखी जाए तो चंगेज खान को महान चंगेज के रूप में जाना जाता है और इसे श्रापित भी कहा जाता है। इस चंगेज खान को अल्लाह का कहर कहा जाता था क्योंकि वह जिस क्षेत्र पर आक्रमण करता था वहां की एक बड़ी संख्या में जनता को मौत के घाट उतार दी जाती थी। तो ये ध्यान में रखिएगा। सल्तनत की अगली शासिका रजिया को जानने से पहले हम इल्तुतमिश के कुछ कार्य को देख लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आप कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसके एक ही मंजिल का निर्माण हुआ था। तो उसके 2 मंजिल यानी मतलब कहा जाता है 3 मंजिल इमारत का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। आप जानते हैं कि अभी देखा जाए तो लगभग 72 मीटर ऊंचा यह टावर है, मीनार है। और यह कुतुब मीनार के 3 मंजिल का निर्माण देखिएगा तो 1234 तक इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया था, क्योंकि इसकी मृत्यु ही 1236 में हो गई थी। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए इसने, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार शुद्ध अरबी का सिक्का जारी किया और जिसमें चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल था। तो ये नाम याद रखिएगा, चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल हो जाता था। और इक्ता प्रणाली चलाई, सैनिकों को वह राजस्व के बदले मतलब नगद मुद्रा के बदले वह जमीन दिया करता था और इसी से सेना की देखभाल होती थी। यही प्रणाली इक्ता प्रणाली कहलाती है। और दल चलीसा का गठन किया, उनकी सरदारों का एक दल बनाया जिसको दल चलीसा कहा जाता था, या जिसे तुर्कान ए चहलगामी भी कहा गया। बाद में चल के देखिएगा बलबन ने दल चलीसा का सफाया कर दिया, मतलब हटा दिया था। और दिल्ली के अमीरों का भी दमन ने किया था। अमीर का मतलब होता है सरदार। तो दिल्ली के कुछ ऐसे विद्रोही सरदार जो उसकी शासन के विरुद्ध में थे उसका उसने दमन भी किया था। तो ये कुछ 5 कार्य है, इसको ध्यान में रखिए। अगर देखा जाए रजिया बेगम जो रुकनुद्दीन फिरोज के बाद तुर्की सरदारों ने रजिया बेगम जो इल्तुतमिश की पुत्री थी उसको सत्तासीन किया। अब आगे देखिए, यह पर्दा प्रथा को त्याग कर, जैसे इस्लामी की महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलित है, पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा जिसको कहा जाता था और कुल्हा मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह यहाँ आने लगी। और मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर ने नियुक्त किया। एक अबिसिनियाई लड़ाका था, मतलब उसका अंगरक्षक उसको वह नियुक्त किया जो कि काफी शक्तिशाली था और उसे अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया। रजिया के बैठते ही उसे मतलब अस्तबलों का प्रधान बना दिया, जो कि एक प्रमुख देखा जाए पोस्ट है। इससे पहले भी आपने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक को
गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने अमीर आखुर के ही पद पर बैठाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। गैर तुर्कों को दिल्ली में सामंत बनाने लगी, मतलब यह इसके बैठते ही रजिया बेगम ने तुर्की सरदारों को हटाकर उसके जगह गैर तुर्की को सामंत बनाने लगी, सरदार बनाने लगी। तुर्की सरदार उसे गद्दी से उतारकर मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। इसके बाद देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के ही एक तुर्की सरदार, जो कि रजिया के शुरू में विरोधी थे, लेकिन रजिया ने उससे विवाह कर लिया, जिसका नाम अल्तुनिया था। तो अल्तुनिया में विवाह करने के उपरांत वह सोची कि पुनः हम गद्दी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब अल्तुनिया से वह पश्चिमोत्तर भाग में, मतलब विद्रोह को दमन करने गई थी, जहां तुर्की सरदारों ने जब मोइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया था, तो अल्तुनिया से विवाह के उपरांत जब वह लौट रही थी दिल्ली की ओर, तो कैथल, जो कि हरियाणा के आसपास है, वहां कुछ डाकुओं ने रजिया और देखा जाए अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी। तो इस प्रकार रजिया सुल्ताना का अंत हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि रजिया की हत्या कैथल यानी हरियाणा के क्षेत्र में कर दी जाती है, जहां अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए रजिया गई थी, और उसने अल्तुनिया, जो तुर्की प्रमुख सरदार था, उसी से शादी करके जब वो वापस लौट रही थी, तो उसकी हत्या डाकुओं ने हरियाणा में कर दी। और दिल्ली पर इधर तुर्की सरदारों ने उसके भाई मोइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बना दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैथल हरियाणा के क्षेत्र में कर दी गई, और बहराम शाह, जो बाद में चल के मोइजुद्दीन बहराम शाह, जो उसका भाई था, उसकी हत्या बंदी बना के 1242 में कर दी जाती है तुर्की सरदारों के द्वारा। अब तुर्की सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान ने बना दिया, दिल्ली का सुल्तान। तो मतलब रजिया के बाद यदि देखा जाए तो बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है। और बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। कहा जाता है कि 1246 में यह घटना हुई, और वह नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता था। यहाँ यदि आप गौर कीजिएगा तो तुर्कानी चहलगामी यानी 40 से सरदारों का जो दल था, वो अब प्रमुख भूमिका सत्ता के हस्तांतरण में लगाने लगे। अब जैसे रजिया के बाद अगर देखा जाए तो यह तुर्की सरदारों का ही यह एक प्रकार से दौर है। अस्थायी सरकार किसी प्रकार से नहीं बन पाती है, यानी अस्थायी सुल्तान नहीं आ पाते हैं किसी प्रकार। तुर्की का दल चलीसा ही प्रभावी रहता है। चलीसा में देखा जाए तो इस समय नायब ए ममालकत नामक एक प्रमुख पद गठित कर दिया जाता है, जो कि 40 सरदार के दल के द्वारा ही गठित होता है, और यह एक प्रकार से सुल्तान के बाद एक सर्वोच्च शक्तिशाली पद हो जाता है। तो देखिएगा, नायब एतगीन नाम का एक तुर्की सरदार सबसे पहले इस पद पर बैठा था, और एतगीन के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन होता है, जिसमें बहराम शाह की हत्या होती है और अलाउद्दीन मसूद शाह सत्ता पर बनाया जाता है। उसके बाद यदि देखा जाए तो बलबन, जिसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन था, वह तो तुर्कानी चहलगामी में अपने स्थान को मजबूत करता है, और वह नायब के पद पर, ये नायब ए मुमालिक के पद पर वह पहुंच जाता है। उस समय के इतिहासकारों का कहना है कि बलबन ने ही दरबार में षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाया, और उसके स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश का पोता था, उसे सुल्तान बनाया, और अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा शासक था जो अपनी जीविका टोपी सीकर कमाता था, मतलब टोपी सी के जो पैसे मिलती थी उसी से वो अपनी गुजारा करता था, ये कहते हैं लोग। अब देखिए, युवा नासिरुद्दीन से अपनी पुत्री का विवाह बलबन ने कर दिया, और राज दरबार में महत्वपूर्ण पद नायब पर आसीन हो जाता है। और वह उसके बाद 40 से सरदारों के दल यानी तुर्कानी चहलगामी जो था या दल चलीसा था, उसका वह विघटन कर देता है, मतलब वो समाप्त कर देता है बलबन। उसके बाद देखा जाए तो नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की जाती है, और 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद बलबन ने ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यदि देखा जाए तो कैमूस आता है, और कैमूस को हटाकर खिलजी वंश की स्थापना है। तो ये आप देखिएगा, तो शक्तिशाली शासकों में देखा जाए तो बलबन रहता है, जिसने लौह और रक्त की नीति चलाई थी।
तो यहाँ पर अगर गौर कीजिए तो दिल्ली के सुल्तान में से 5 प्रमुख सुल्तान हैं जिनका आपको नाम याद रखना है। जैसे देखिए 1206 से तो 1210 तो आप जानते ही हैं किसका काल है, कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो संस्थापक के रूप में रहते हैं। 1210 में उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा कर दी जाती है और 1211 में इल्तुतमिश से सुल्तान बनता है, 1211 से 1236 तक। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद देखा जाए तो उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है। शाह तुर्कान उसकी मां थी संरक्षिका के रूप में और दिल्ली के कुछ तुर्क सरदारों के सहयोग से, लेकिन उसके निकम्मेपन मतलब अयोग्यता के कारण तुर्की सरदारों ने हटा दिया उसे और उसके स्थान पर उसकी पुत्री रजिया को सुल्ताना घोषित किया। और देखिए 1236 से 1240 तक रजिया सुल्ताना शासन करती है। मृत्यु के बाद जब 40 में रजिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके भाई मौजुद्दीन बहराम शाह को तुर्की सरदारों ने दिल्ली का सुल्तान बनाया और फिर उसकी हत्या तुर्की के सरदारों ने ही कर दी और उसके स्थान पर अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 से 1246 तक सुल्तान के पद पर रखा। फिर बलबन का षड्यंत्र होता है और गयासुद्दीन बलबन जो बाद में चल के शासक के सुल्तान भी बनता है। उसके बाद देखा जाए तो बलबन ने अलाउद्दीन ने मसूद शाह को सत्ता से हटाकर उसके स्थान पर इल्तुतमिश के पोते नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाता है, जिसका कालखंड देखिए 1246 से लेकर 66 तक रहता है और एक्चुअल देखा जाए तो 65 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। 65 तक देखिएगा, 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद का कालखंड रहता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाने पर स्वयं में जो नायब के पद पर चला गया, जो एक प्रमुख पद था, और उसके बाद वह दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के नाम से बन जाता है। तो 1266 से 1290 तक और अंत में देखा जाए बलबन की मृत्यु के बाद कैमूर से का शासन होता है। कहा जाता है कि बलबन ने सीमावर्ती इलाकों का मतलब पश्चिमोत्तर भारत के बहुत से भागों का दुर्गीकरण करवाया था एवं वहां अपने लड़ाकू योद्धा को तैनात किया था, जिसके कारण दिल्ली पर मंगोल से रक्षा हो सके। अब देखिए बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था और दिल्ली का ही अगर देखा जाए तो कुछ सुदृढ़ीकरण मतलब फोर्टिफिकेशन किया था, जिसके पास से दिल्ली के पास सीरी नामक नगर बलबन ने बसाया था। मतलब एक तरफ से दिल्ली को सीरी कहा जाता था बलबन के समय। दरबार में सिजदा और पापोस की शुरुआत बलबन ने की थी। यह एक ईरानी प्रथा थी और सिजदा का अर्थ होता है टू बो डाउन ऑन फ्रंट ऑफ द फुट ऑफ द किंग, मतलब राजा के सामने जाकर उसके पैरों में झुक जाना सिजदा कहलाता है। और पवोश एक्चुअल कहा जा सकता है टू किस द फीट ऑफ द किंग, मतलब राजा के पैर को चूमना, यह पावोश कहलाता है। और इसकी शुरुआत बलबन ने की थी, जो कि अगर देखा जाए तो अकबर के तक यह प्रचलित रहा। बाद में जाके शाहजहां ने मुगल काल में इसको समाप्त कर दिया था, सिजदा और पावोश की प्रथा को। और नौरोज नामक जो त्योहार था वह इसने प्रारंभ कराया था। नौरोज एक फारसी प्रणाली यानी ईरान में यह प्रचलित होती है। ईरानी नव वर्ष का पहला दिन नवरोज मनाया जाता है। यह उत्सव यह प्रारंभ करने वाला बलबन था, ये ध्यान में रखिएगा। और इसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब कहा जाता है कि गेट टू गैदरिंग को भी समाप्त कर दिया था। इन लोगों के आपसी सम्मेलन या समारोह पर भी वह प्रतिबंध लगाया था और अपने आप को यह ईरानी वंश अफरासियाब का वंशज मानता था बलबन। तो ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, याद ध्यान रखिएगा। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं में रक्त की कठोर नीति का अनुसरण किया। मतलब कहा जाता है कि वह अपने विरोधियों के प्रति काफी निर्ममता पूर्वक पेश आता था। जैसे अगर लौह और रक्त की नीति का यह सबसे पहले उपयोग मेवातियों के खिलाफ किया था। मेवाती वे डाकू होते थे जो एक प्रकार से गिरोह बनाए हुए थे और उसमें बहुत से जनजाति या जाति के लोग शामिल होते थे और वह दस्यु दल था और वह राहगीर, व्यापारियों या आम लोगों की हत्या तक कर देते थे उसके माल को लूटपाट करने के बाद। तो कहा जाता है कि दिल्ली के आसपास के इलाके में मेवाती बड़ी संख्या में उपद्रव मचा रहे थे, जिसके कारण उसका
दमन ने पहली बार रक्त और लौह की नीति के अनुसार बलबन ने किया था। और अगर इसका दूसरा प्रयोग देखा जाए तो तुगरिल बेग जो बंगाल का गवर्नर था उसने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उसे भी दबाने के लिए लौह रक्त नीति का प्रयोग किया था। कहा जाता है कि उसके परिवार एवं उसके सहयोगियों की बंगाल में जाकर निर्ममता पूर्वक बलबन ने हत्या की थी। तो ध्यान रखिएगा, लौह और रक्त नीति बलबन का प्रसिद्ध है। और बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, ये दो विद्वान थे। और अमीर खुसरो को जानिएगा, इन्हें तूतीय हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। भारत में खड़ी बोली जो हिंदी अभी प्रचलित है उसका पहला प्रचलन करने वाले अमीर खुसरो ही थे। बलबन स्थापत्य और कला का भी प्रेमी था। इसके द्वारा कुछ इमारतें कहा जाता है बनाई गई थी, जैसे दिल्ली में यह एक लाल महल का निर्माण किया था और एक खुश्की महल भी इसने बनाया था। शमसुद्दीन ने कैमूर से इस वंश का अंतिम शासक था। कहा जाता है कि यह 1290 में ही कुछ महीने के लिए यह शासक बना। और जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन ने कैमूर से की हत्या करके फिर खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की थी। तो इस प्रकार आपने देखा जाए तो गुलाम वंश के विभिन्न शासकों को देखा, इसमें प्रमुख शासक को ध्यान में रखिए और इससे संबंधित प्रश्न बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।